डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एडीसी और बीकॉम पार्ट 1 वालों का स्टैटिस्टिक्स का पेपर था 2025। रेगुलर एंड प्राइवेट का सप्ली की तैयारी कर लीजिए आप लोग फ़ौरन से, क्योंकि मेरा ऐसा अनुमान है कि आपका दिल भी यही कह रहा होगा। बहरहाल, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है वो आसान सवाल था, अगर आपको कैलकुलेशन आती है। यहाँ पर ये इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेकर कैलकुलेट किया। अब एलसीएम लेना वो तो मैं नहीं सिखा सकता आपको आना चाहिए। तो ये एलसीएम लेकर यहाँ पे कैलकुलेशन की गई है, उसके बाद टन इसको सॉल्व किया गया। अब यहाँ पे क्योंकि y की वैल्यू नहीं है, तो अगर y की वैल्यू नहीं है तो इसमें ना स्लोप निकल सकता है और ना ही y इंटरसेप्ट निकल सकता है। 1 का बी पार्ट बहुत आसान था, इसमें किसी स्टूडेंट को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट भी कर सकते हैं और बी पार्ट भी कर सकते हैं। अगर ए पार्ट थोड़ा गलत भी हो गया तो बी पार्ट सही होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट पर आते हैं। क्रैमर्स रूल से मैंने इसे सॉल्व किया। आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते थे। आमतौर पर टीचर से इस डबल इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से ही सॉल्व करवाते हैं, तो आप इसे क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते थे और किसी और मेथड से भी। उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो डिटरमिनेंट आएगा 0। तो 0 रखकर यहाँ पर इसकी वैल्यू सॉल्व करनी थी, तो x की वैल्यू आपको मालूम हो जाती है। x की वैल्यू आई है 112। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट डेरिवेटिव्स, ये आमतौर पर स्टूडेंट जो है वो छोड़ देते हैं। अगर आपने भी छोड़ दिया तो अच्छी बात है। 3 का ए पार्ट भी है। ये बी पार्ट के 2 पार्ट थे, मतलब सॉरी ए में 3 पार्ट थे, यानी 3 क्वेश्चन थे यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3, ये पहला ये रहा और फिर दूसरा ये रहा और फिर तीसरा ये रहा। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन था, ये भी डेरिवेटिव के चैप्टर से लिया गया है। तो 3 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। सही, इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। और कहाँ जाते हैं, हाँ अब आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालांकि छोटे छोटे पार्ट्स से, लेकिन फिर भी इसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबका गलत हुआ होगा अगर आपने किसी में अटैम्प्ट किया तो। ये इसका ए पार्ट था, ए पार्ट बहुत आसान था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपने ए पार्ट सही किया है तो ए पार्ट के नंबर मिलेंगे, बी पार्ट गलत किया तो बी पार्ट के नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा, जो इसका ए का सेकंड पार्ट है वो भी आसान था, ये भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बस इसमें कमेंट भी करना था। कमेंट करने में तो हम लोग माहिर है सर, फेसबुक पे ऐसे कमेंट करते हैं कोई आता ही नहीं है। ए का थर्ड पार्ट, अच्छा जी, ए के थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पर यूज़ करना था वेटेड एवरेज मीन, जो कि 10 ईयर में पूछा नहीं गया कभी, इसीलिए टीचर्स इसको पढ़ाते नहीं हैं और ये कभी एग्जाम में आनी। हालांकि सिलेबस का पार्ट है, ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल 10 ईयर में कभी आया नहीं है, इसीलिए इसके बारे में बात नहीं हुई। अभी करना क्या था, इसमें जो भी लोन अमाउंट थी आपकी, इस लोन अमाउंट को इनके इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसका रिटर्न लिखना था और फिर रिटर्न का जो सम आया है उसे लोन के सम से डिवाइड करना था, तो आपके पास एवरेज इंटरेस्ट रेट आया था 10.6। ठीक है भाई, ये ऐसे करना था। ओहो, ये जो टेक्निकल पॉइंट है ना यहाँ पर, अब ये बहुत खतरनाक पॉइंट उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया। इन्होंने यहाँ पे फीट और इंचेस दोनों दिए हुए। ये 7 फीट है और 6 इंच, 5 फीट 2 इंच, 3 फीट 9 इंच, इस तरह से दिया हुआ था। तो बेसिकली आपको फीट और इंच दोनों अलग अलग करना था यहाँ पर। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ पर 7.6 इंचेस, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। 1 फीट में 12 इंच, तो ये 7 फीट है। तो 7 फीट को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पता नहीं कितना हो जाएगा, 84। उस 84 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90, यानी हो गया टोटल ये 90 इंचेस। यानी अगर किसी आदमी की हाइट 7.6 इंच है ना, इसका सॉरी 7.6 बोलता है, मेरी हाइट 7 फीट 6 इंच है, इसका मतलब उसकी हाइट टोटल 90 इंचेस है। तो ये हमने इंचेस में से कैलकुलेट किया। टोटल इंचेस बनते हैं 588। अब 588 के जो इंचेस यहाँ पर बनते हैं, ये कितने लोगों के इंच, वो है 9, ये 9 लोगों का डाटा आपके पास में। तो इसे हमने 9 से डिवाइड किया तो आता है 65.33 इंचेस। अब 65.33 को आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने डाटा में फिट और इंच दोनों का जिक्र किया, तो भी आप अपने आंसर में फिट और इंच दोनों अलग अलग दिखाएंगे। तो 60 इंच को 65 में से 60 अलग किया, क्योंकि 12 से इसे डिवाइड करना, ये कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है 12 से। तो 60 को डिवाइड किया 12 से, बन गया 5 फीट। 5 फीट के बाद बाकी जो 5.33 है वो अलग से इंचेस में शो हो रहा है। ये डबल डॉट शो करते हैं, डबल जो यहाँ पर लाइन है इंचेस को शो करता है और एक लाइन शो करती है फीट को। इसके बाद 2 इसमें ऐड करना था, इसमें पहले 2 ऐड किया तो 67.33 हो गया, फिर अगेन वही किया इसको इसी तरीके से। ठीक है, बहुत टेक्निकल था ये पॉइंट। अच्छा, उसके बाद आपको इसमें से मॉड और जीएम मालूम करना था। मॉड तो मालूम हो गया 3, जीएम पॉसिबल नहीं, आपको पता है क्यों नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, आसान सा सवाल था। इसमें आपको मीन और मॉड कैलकुलेट करना था, बहुत ही आसान था, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी आपकी। ठीक है, चेक कर लीजिएगा सॉल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, इसमें आपको क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना था। इसके लिए Q1, Q2 और Q3 चाहिए होता है, वो आपको पढ़ा होगा तो आपको आता होगा। अनग्रुप डाटा था, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट ये होता है कि आप पहले आप अपने डाटा को अरेंज करते हैं, और स्टूडेंट यही बात भूल जाते हैं। आपने अगर बिना अरेंज के से Q1, Q2, 3 निकाल दिया, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला ये लिखा हुआ और इसका आंसर ये लिखा हुआ। बहरहाल
क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आपसे हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4 भी आधा हो सकता था तकरीबन आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, ये आपको पता होना चाहिए कि जब वो आपसे पूछते हैं कौन सी चीज़ बेहतर है तो इसमें हमें क्या यूज़ करना होता है, इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आमतौर पर ज़रूरी नहीं है लेकिन बेहतर है। तो ये टाइप ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है और ये टाइप बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आता है वही बेस्ट होता है, तो बी जो है वो बेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपसे हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका लिया गया है किस चैप्टर से लिया, रिग्रेशन कोरिलेशन वाले चैप्टर से। आसान सा सवाल था, कोई परेशानी की बात नहीं थी, आप बिल्कुल इजीली इसे कर सकते थे। वाई-एक्स इक्वेशन थी, ये मैंने इसको सॉल्व किया, आप इसे चेक कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कैलकुलेट करना था और इनके दरमियान रिलेशन भी बताना था। ये रिलेशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। रिलेशन जो है वो एक पेज के अंदर लिखा होता है कहाँ से कहाँ तक की क्या रिलेशन है इनके दरमियान। अच्छा, इसके बाद जो बी पार्ट था वो आपको इसी चैप्टर से दिया गया और इसमें आपको ट्रू फॉल्स पूछे गए थे, सारे ही आंसर फॉल्स थे। ठीक है, अब क्यों वो डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन करने का फिलहाल टाइम नहीं है, लेकिन बहरहाल सारे आंसर जो है वो इसमें फॉल्स थे। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी पे आते, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, इसमें आपको जो है वो 3 डिजिट्स के इवन नंबर बनाए थे। अब इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जिसके आखिर में इवन नंबर आए। तो इवन नंबर इसमें क्या है? 2, 6 और 8। यानी अगर मैं 3 डिजिट के नंबर बनाऊं तो पहले में कोई भी नंबर रख सकता हूं, दूसरे में कोई भी नंबर रख सकता हूं, लेकिन आखिर में रखने के लिए मेरे पास सिर्फ इवन नंबर होने चाहिए और इवन नंबर कितने? 3। तो आखिर में 3 रख सकता हूं। शुरू में कौन सा रख सकता हूं? शुरू में कोई भी रख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 और फिर दूसरा भी शुरू में कोई सा भी रख सकता हूं, यानी 6 नंबर। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, पहले मैं कोई सा भी 6 नंबर रख सकता हूं, दूसरे में कोई से भी 6 नंबर रख सकता हूं, लेकिन आखिर में सिर्फ 3 नंबर रख सकता हूं। तो इसीलिए इसका आंसर बनता है 108। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, बहुत आसान सवाल दिया गया था, आपके पास फॉर्मुलाज लिखे हुए हैं, इसके फॉर्मुलाज में वैल्यूज पुट करनी थी, देन आपके पास आंसर आ जाता। अब देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरीकों से कैलकुलेट किया है। मैंने यहाँ फ्रैक्शन में भी लिखा है और इस साथ साथ मैंने इसको बिना फ्रैक्शन के भी लिखा है। ये बिना फ्रैक्शन कैसे है? 5/6, 5 को 6 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया। जैसे भी सॉल्व करेंगे आपका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका ए पार्ट, तो ये ए पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब बी पार्ट जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ, ये इसका बी पार्ट यहाँ से चलता हुआ आ रहा था और ये बी पार्ट यहाँ पे आके खत्म हो गया। नहीं सॉरी, बी पार्ट यहाँ पर है, ये चल रहा बी पार्ट, सॉरी ये इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट में मैंने डायरेक्ट जो है वो डिवाइड करके लिखा है, मतलब कि मैंने फ्रैक्शन में नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट पॉइंट में वैल्यूज लिखी है, वैल्यूज पॉइंट में कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट जो है वो ये पहली बार उन्होंने आपका हाइपर ज्योमेट्रिक के चैप्टर से, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही चैप्टर है, स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हाइपर ज्योमेट्री जो होती है वो उन्होंने डाल दिया ना यहाँ पर। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि 10 ईयर में कभी नहीं आया हुआ, या तो पॉइजन आया, या तो नॉर्मल आया, या तो बाइनोमियल आया, ये जो है ना वो कभी नहीं आया। बहरहाल अभी आ गया तो अभी आ गया, तो ये क्या कर सकते हैं। बहरहाल पहली बार ही आया, किसी ने अटैम्प्ट नहीं किया होगा उम्मीद करता हूँ। तो बहरहाल ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, कौन सी चीज़ क्या है वो भी मैंने लिख दिया आपकी आसानी के लिए, तो इसको भी देख लीजिएगा। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आपका लिया गया है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो उससे लिया गया, किसने, क्या नाम है इसका यार, भूल गया, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। बाइनोमियल का सवाल है ये, बाइनोमियल का सवाल, ये बाइनोमियल का फॉर्मूला आपको पता है, कैसे कैलकुलेट करना वो भी आपको पता है। ये इसका पहला पार्ट था और फिर यह है वो इसका बी पार्ट था। अच्छा, बी पार्ट में उन्होंने कहा था एटलीस्ट मीन नंबर ऑफ पीपल। अब ये मीन कैसे आता है? मीन के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं NP। NP से मीन मालूम होता है। N कैसे आता है? N कहाँ है? N आपके सवाल में गिवन है, N है यहाँ पर 8 और P कितना है? ये P 0.03। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मीन आता है कितना? 2.4। 2.4 को राउंड करें तो बनता है 3, यानी कि आपको जो नंबर ऑफ पीपल लेने थे वो 3 लेस देन 3, यानी 3 से कम। 3 से कम का मतलब हो गया 0, 1, 2। तो ये थोड़ा टेक्निकल होना है, बहुत घुमा दिया उन्होंने आपको, और उम्मीद करता हूँ ये किसी को समझ में नहीं आएगा, ऐसा मेरा ख्याल है। तो ये पार्ट तो गया आपका, तो ये इसका सोल्यूशन है, उसका आंसर है। अगर मैं कहता कि लेस देन 3 है तो लेस देन 3 को तो कम से कम सॉल्व कर सकते हैं, ये लेस देन 3 का आंसर है, बस वही समझ में नहीं आता कि लेस देन 3 कैसे बनता है। खैर, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, ये तो मेरा नहीं ख्याल किसी स्टूडेंट ने किया होगा, और ये सवाल इतना लंबा दे दिया, ये लिया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यहाँ पर बेसिकली 15 थे, तो यहाँ पर हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 तक की पूरी कैलकुलेशन पहले की है। यहाँ पर फॉर्मूला वही है पॉइजन वाला, उसकी पूरी कैलकुलेशन की है और फिर उसके बाद उसका आंसर को सॉल्व किया। ठीक है जी, तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादती कर दी उन्होंने। 8 का सी पार्ट भी दे दिया, बताओ, ये देने के बाद उसका सी पार्ट भी दे दिया, और सी पार्ट में उन्होंने आपको जो है वो मीन दिया हुआ है और वेरिएंस है। मीन का फॉर्मूला भी आपको बताया NP, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है NPQ, इन दोनों की वैल्यूज़ दी हुई है। बस वैल्यूज़ को हमें आगे पीछे इधर उधर घुमानी थी और हमारे पास Q की वैल्यू आ जाती, P की वैल्यू आ जाती और N की वैल्यू आ जाती, ये करना था बस हमें इसमें। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि ये भी आप में से किसी ने किया होगा, छोड़ दो। यानी क्वेश्चन नंबर 8 तो गया आप लोगों का, गयो। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कर सकते थे भाई,
क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये आपका सवाल आसान है। इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पहले हमें मालूम करना था, उसके बाद टी टेबल लगाना था, क्योंकि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही गिवन नहीं थे, तो टी टेबल यहाँ पे कैलकुलेट किया। एस्टिमेशन का सवाल था, आसान सा सवाल था, आप सबसे हो जाना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, इसका बकिया पोर्शन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का वो थोड़ा नीचे चला गया बेचारा, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, ये भी आपसे हो जाना चाहिए, यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो 8 तो नहीं कर पाए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी पार्ट आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 अगर पढ़ा होता तो याद होता तो समझ में आता, थोड़ा उन्होंने घुमा दिया इसमें आपको। ये बेसिकली काई स्क्वायर का सवाल है, यानी गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ठीक है। इसमें उन्होंने आपको 3 डाटा दिया है, पहला है 30%, दूसरा 50%, तीसरा 20%। ये क्या है? ये इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये इनकी प्रोबेबिलिटी है। और नंबर कहाँ दिए हैं? इसके नंबर ये नीचे दिए हुए हैं। टोटल जो नंबर थे, टोटल 60 अकाउंट थे। इस 60 अकाउंट को ने 3 हिस्सों में बांटा, पहले में 15, दूसरे में 38 और फिर 7। टोटल करेंगे तो बन जाएगा 60, और उसके बाद इसको सॉल्व करना था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझने में हो गई होगी आपको परेशानी, और परेशानी के बायस ही आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, ये तो आसान था यार, इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए थी किसी को भी, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा सवाल था। टी टेबल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। टी टेबल क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सैंपल का गिवन है और n 30 से छोटा है। तो ये था आज का पेपर। अब इस पेपर की अगर मैं बात करूँ तो आप क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर सकते हैं आप, यानी कि 2 सवाल सेक्शन सी से हो गए। 8 नहीं आ रहा, छोड़ दो भाई, ठीक है, छोड़ दिया। 7 भी कर सकते थे आप, ओहो 7A B, ओके 7 भी तो कर सकते थे, ये तो मैं भूल ही गया। 7, हाँ 7 का सी पार्ट नहीं कर सकते थे, चलो छोड़ो, 7 का सी पार्ट नहीं करते, 7 नहीं कर सकते, 8 नहीं कर सकते, 9 और 10 तो कर सकते हैं ना, 2 ही तो सवाल करने थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कर सकते हैं, बी शायद नहीं कर सकते, थोड़ा परेशान कौन पार्ट था। ये मेरी बैटरी लो हो गई, जल्दी से मुझे वीडियो वाइंड अप करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट नहीं कर सकते थे, ए तो कर सकते थे। 5 कंप्लीट कर सकते थे, 5 में कोई परेशानी नहीं थी। और 4 भी आधा, तकरीबन आधे से ज़्यादा कर सकते थे आप लोग, बहुत सारा कर सकते थे। इसी तरीके से कुछ सेक्शन ए में से आप जो है वो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 भी कर सकते थे और 2 भी कर सकते थे। अगर देखा जाए तो आप पास ज़रूर हो सकते हैं। पेपर टेक्निकल था, बहुत लंबा था, मैं खुद कह रहा हूँ कि पेपर बहुत लंबा था, मेरे हिसाब से बहुत लंबा था। मुझे सॉल्व करने में इतना टाइम लग गया, हालांकि लाइट भी नहीं थी, टाइम लगा, लेकिन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लंबा पेपर था। और इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत टेक्निकल वर्ड्स थे, जो पहले कभी नहीं इस्तेमाल किए गए, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो सकते थे। बहरहाल विश यू बेस्ट ऑफ लक। मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं बताइएगा छोड़ो, मैं आपके जवाब जानता हूँ, फिर भी बताइएगा, तसल्ली दूँ मैं आपको थोड़ी सी कि कोई बात नहीं, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे। मार्क्स के बारे में मुझसे मत पूछिएगा, मैंने ये गलत किया, वो गलत किया, कितने मार्क्स मिलेंगे, कटेंगे, मुझे मार्क्स का बिल्कुल नहीं पता, मार्क्स के बारे में मत पूछिएगा। और पार्ट 1 के एग्जाम्स खत्म हो गए, अब पार्ट 2 की बारी है। पार्ट 2 की हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 4 मई से, 4 मई 2026 से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। नीचे वेबसाइट का लिंक होगा, उस पर क्लिक करें, वहीं पे आपके पास तमाम डिटेल मौजूद होगी। आपको व्हाट्सएप पर लेकर जाएगा, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आपके पास डिटेल आ जाएगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।